हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत फुल बुक सीरीज। इसमें क्या है कि आपको जो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक है, एम लक्ष्मीकांत सर ने जो लिखी है, उसका सेवन्थ एडिशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा एडिशन? सेवन्थ एडिशन। और ये जो ना सबसे लेटेस्ट एडिशन है जो भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर वीडियो कुछ टाइम बाद कोई नया आ जाता है तो प्लीज़ माइंड मत करना, ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं आते हैं बुक के अंदर कभी भी। ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस आएंगे तो वो हम इसी वाली सीरीज़ में ऐड कर देंगे। तो ये कौन सी सीरीज़ है? सेवन्थ एडिशन हम कर रहे हैं। अगर ये आप सीरीज़ कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस बुक को रिवाइज करने में। साथ में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि हमारी संख्या अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज संख्या academy.com पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। लेक्चर्स जो है काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी जैसे ही हमारा एक एक चैप्टर खत्म होगा तो हम पी वाई क्यूज़ भी करेंगे। पी वाई क्यूज़ या तो एक चैप्टर बात करेंगे या पूरी की पूरी एक यूनिट के बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है पार्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो इस बुक को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, एक तरह से यूनिट समझ लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तो इंडियन पॉलिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगी, या फिर एक बेसिक चीज़ कह सकते हो पॉलिटी में, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाए तो वो कब बना था? बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद बना था। लेकिन क्या वो बिल्कुल यूनिक था? क्या बिल्कुल एक नई चीज़ बनाई गई थी? ऑफ कोर्स नहीं। कुछ ऐसे पास्ट में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कुछ लॉज थे जो कि एक तरह से फाउंडेशन बनाते हैं हमारे आज के करंट कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ये सारी चीज़ें हमें इस वाले पार्ट में पढ़ना है, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये इस वाले चैप्टर में करना है, ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा। फिर उसके बाद हमें करना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रीलिम्स में। फिर उसके बाद आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हम इसको करेंगे, सारे चैप्टर्स मैंने करवाने हैं इस वाली सीरीज में। फिर इसके बाद आता है आपका सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड बेसिक स्ट्रक्चर जिससे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है बहुत टाइम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कैसे हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट हुए, तो ये हमें पढ़ना है। और ये जो स्टार्ट होता है, हम स्टार्ट करेंगे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। तो उन्होंने ही बेसिकली एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया हमारे यहाँ पे, या फिर रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रिटिशर्स के टाइम टाइम पर आया हमारे यहाँ पे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, एक कंपनी, मतलब ट्रेडर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटेन में, तो वो लोग सारे जुड़ के उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सबने सुना होगा, बहुत मूवीज में भी देखा होगा, लगान मूवी में भी देखा होगा। तो वो सारे जो लगान मूवी में भी वो होता है, दुगना लगान वाला बंदा, वो भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बंदा होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट राइट मिलते हैं। कौन से राइट? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब ब्रिटेन में अगर इंडिया के साथ कोई ट्रेड कर सकता है तो वो किसको हक दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक्सक्लूसिव वो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। फिर इसके बाद बात करी जाती है। तो अब जब उन्हें राइट मिला तो ऑफ कोर्स तैयारी करनी पड़ती है भाई। आपको एक पेपर तो दे दिया हमने कि भाई आप जाके ट्रेड कर लीजिए, तो आप सीधा नहीं जा सकते मुंह उठा के कि भाई हाँ चलते हैं। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट इंडिया में कोशिश करी गई वो 1608 में विलियम हॉकिंस करके एक बंदा है, वो आता है। कहाँ पे? जहांगीर की कोर्ट में आता है विलियम हॉकिंस। तो बहुत अच्छे से स्वागत खैर होता है इनका, विलियम हॉकिंस का। ये बेसिकली फ्री ट्रेड के लिए जाते हैं कि भाई हमें थोड़ी सी भी ट्रेड परमिशन दे दीजिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री लेक्चर्स में। तो जहांगीर उस टाइम जो है, जहांगीर की कोर्ट में पोर्चुगीज का काफी दबदबा था। तो पोर्चुगीज ने अपनी नाक अड़ा, मतलब नाक घुसाकर उसे बेसिकली विलियम हॉकिंस के जो भी इरादे थे वो फेल कर दिए। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें पोर्चुगीज की पावर इंडिया में काफी कम होती गई और फिर ब्रिटिशर्स की काफी पावर बढ़ गई। और ब्रिटिशर्स ने बेसिकली बहुत सारी बैटल्स थी, बैटल्स। एक सेकंड यार, कॉल आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बैटल थी जो कि ब्रिटिशर्स ने जीती। फिर बैटल जीत के वो काफ़ी उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए इंडिया में। तो बात करते हैं 1765 में
ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दीवानी मिलती है। दीवानी मीन्स ये वाली दीवानी नहीं, वो लैला मजनू या फिर वो वाली बात नहीं है। दीवानी बेसिकली एक राइट मिलता है तीन जगह पर, तीन जगह का, दैट इज बीबीओ। बीबीओ के नाम से याद रख लो या बॉब के नाम से याद रख लो, बीबीओ, दैट इज बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो तीन जगह का इन्हें दीवानी मिल जाती है। ये इसका अगर मैं थोड़ा बहुत इवेंट अगर बताऊं इस चीज़ का, तो इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें शाह आलम टू बहुत बुरी तरह से हार जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि शाह आलम टू के साथ कौन दो अलग पार्टी थी। दो पार्टी और थी, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन दो पार्टियां थी। नहीं बताओगे कोई नहीं, तो मैं वैसे अलग से मेंशन कर दूंगा। तो शाह आलम के साथ दो और पार्टी थी जिन्होंने बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी, लेकिन जीतते हैं एट द एंड ब्रिटिशर्स ही हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जीत तो जाते हैं, लेकिन एक कह सकते हो फोर्सफुल ट्रीटी रखते हैं, बहुत ही शर्मिंदगी वाली ट्रीटी रखते हैं मुगल्स के लिए, जिसमें वो अ, ये जो तीन एरिया हैं, दैट इज बिहार, बंगाल और उड़ीसा, या बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उनकी जो है दीवानी ले लेते हैं। दीवानी मीन्स राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, यानी हम रेवेन्यू भी मैनेज करेंगे और सिविल मैटर्स भी मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये जो फोटो है ये हमने नेट से निकाली हुई है। इस फोटो में देख रहे हो कि रॉबर्ट क्लाइव किससे शाह आलम से ले रहे हैं, दीवानी ले रहे हैं, मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, साइन वाइन करवा रहे हैं, जो भी है वो उस टाइम की फोटो किसी ने बना रखी है, जैसे भी है, नेट पे चेक कर सकते हैं आप ये वाली फोटो। ठीक है, फिर बात करते हैं 1858 की। 1858 में क्या होता है, सिपाही मुटिनी होती है। बहुत बड़ी, आपको पता है, बहुत बगावत छेड़ देते हैं जो हिंदुस्तानी सैनिक होते हैं, क्योंकि बहुत बुरा बर्ताव करा जाता है मतलब बहुत बुरा बर्ताव करा जाता था उनके साथ। उनको एकदम थर्ड ग्रेड पोजीशंस पे रखा जाता था। और छोटे मोटे ऐसे इवेंट्स हुए थे कि भाई ऐसी अफवाह फैल गई थी कि भाई जो रॉयल इनफील्ड, ये जो कंपनी है, ये वो बनाती है, क्या बोलते हैं, गाय की चर्बी से इसका कारतूस बनता है, तो ऐसी बहुत सारी खबर फैल गई थी। और सूअर की चर्बी से कुछ बनता है इनका, तो ये सब चीज़ें करके जो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही सैनिक थे, उन लोगों ने बगावत छेड़ दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और तो बिल्कुल ही तख्ता पलट हो जाता, या फिर मतलब ब्रिटिशर्स को बिल्कुल निकल जाने वाला सीन हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो क्राउन है या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो कहती है कि सीधा जो पावर है वो छीन लेती है इससे, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो पहले तो उन्होंने 1600 में एक तरह से ट्रेडिंग राइट दे दी कि आप ट्रेड करिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम भाई इनकी तो बैंड बज गई है, इन्होंने तो काफ़ी बंदे मार दिए हमारे ब्रिटिशर्स ने, तो बहुत ज़्यादा एलियनेट हो गया है हमारे खिलाफ यहाँ पे पूरे के पूरे जो भी इनहेबिटेंट्स है इंडिया के। तो इन्होंने सोचा कि अब मैटर हम सीधा अपने हाथ में लेते हैं। तो क्राउन अज्यूम्स डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो अब बात करी जाए, आगे देखते हैं क्या है। तो अब इसमें हमें दो चीज़ पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा ढंग ढंग से। तो विलियम हॉकिंस का जैसे ये दरबार में आ रखे जहांगीर के, तो काफ़ी स्टार्टिंग में खैर इज्जत से मिले थे, लेकिन बस वो ये है कि इनके इरादे पूरे नहीं हो पाए, क्योंकि पोर्चुगीज उस टाइम काफ़ी दबदबा बना के उनकी कोर्ट में रखा हुआ था उन्होंने। फिर बात करते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया कि 1858 में सुपरमाइन म्यूटिनी होती है। तो सुपरमाइन म्यूटिनी से पहले, यानी 1858 से पहले किसका राज चल रहा था, कौन अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनेज कर रहा था या फिर सारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहा था, कंपनी। कौन सी कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज करी थी। तो ईस्ट इंडिया की कंपनी के टाइम में टोटल 8 रूल्स पढ़ने हैं हमें यहाँ पे। और जब क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो 7 रूल्स पढ़ने हैं हमें। तो कंपनी रूल की अगर बात करें, तो कंपनी रूल में सबसे पहले हमें पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1781, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, फिर इसी तरह से क्राउन रूल में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, ये पढ़ लेना, या फिर डिटेल में मैं कराऊंगा ही, तो फिर इसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो 1850 एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो 1858 से पहले था कंपनी रूल, 1858 के बाद आया क्राउन रूल। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका चैप्टर है, तो वो दो सेक्शन में बटा हुआ है। एक तो है हमारा कंपनी रूल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली रूल कर ली थी। और जब दूसरा जब हुआ, जब सीधा हमारे पास कौन सी कंपनी आ जाती है, सॉरी, जो जब क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करता है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन मैनेज करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो क्राउन रूल पहले पढ़ेंगे, सॉरी, द कंपनी रूल पहले पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 1773 टू 1858। तो अगर बात करी जाए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हमें पहले पढ़ना है।
तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से पहले हमने कोई रूल रेगुलेशन पढ़ा ब्रिटिशर्स के द्वारा, अभी फिलहाल नहीं पढ़ा हमने। ऑफ कोर्स कोई छोटे मोटे रूल्स इन्होंने आपस में बनाए होंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, मतलब जो सबसे बहुत जो कह सकते हो इलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट था, वो इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में इन्होंने बनाया। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फर्स्ट ऐसा अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जिन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कंट्रोल करने के लिए इसके मैटर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के। भाई आप कैसे करोगे ऑपरेट, आपके मतलब कितने लेवल पे कौन सा बंदा बैठेगा, किस बंदे को क्या कहेंगे, उसके ऑपरेट उसके क्या उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर इसके बाद ये हो गया फर्स्ट। सो इस और फिर इस डॉक्यूमेंट ने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो अभी तक हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे थे कि भाई ये कंपनी ट्रेड करती थी, लेकिन सच बात ये है कि ट्रेड के अलावा ये पॉलिटिकल फंक्शंस भी कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी कर रही थी जहां जहां पर थे ये लोग। तो इस वाले एक्ट ने क्या करा, रिकॉग्नाइज करा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर इस एक्ट ने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। फिर इसने क्या करा, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक जगह से जब डिफरेंट जगहों को कंट्रोल करा जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये सेंटर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो बाकी डिफरेंट स्टेट्स हैं वो पूरा इंडिया बनाते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट बनाते हैं आप कह सकते हो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाता है अगर इंडियन गवर्नमेंट में बात करें, फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल टेंडेंसी बनाई, यानी एक तरह से सेंट्रलाइजेशन की तरफ इस वाले एक्ट ने काम करा। अब देखते हैं कैसे। तो इसने क्या करा, सेंट्रलाइजेशन कैसे बनेगा, जब एक 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 जगह को या फिर एक पोजीशन को थोड़ा इंपॉर्टेंट बना देंगे। तो इन्होंने क्या करा, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजीबी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भाई हमारे पास डिफरेंट गवर्नर्स हैं, फॉर एग्जांपल 3 गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, गवर्नर ऑफ बंगाल है, और गवर्नर ऑफ मद्रास है। अब हमें एक बंदे को इंपॉर्टेंट दिखाना है नाम से सिर्फ, मतलब फंक्शंस भी देंगे बट नाम से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो उसको बोल दिया हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो था उसके सबॉर्डिनेट बना दिए गए कौन, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया गया। तो अगर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसके नीचे कौन आ जाते हैं, बॉम्बे वाला और ये मद्रास वाला, तो सबॉर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे वाले, सॉरी। फिर एक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी एट कैलकटा 1774 में। ये वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आज हम दिल्ली में है, ये वो वाली नहीं है। फिर प्राइवेट ट्रेड के लिए प्रोहिबिट करा कंपनी ने। जो सर्वेंट्स थे कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, मतलब कंपनी को रिप्रेजेंट भी करते थे, कंपनी का ट्रेड भी करते थे, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में होता था, जो कंपनी अपना ट्रेड करती थी, और साथ में अपना भी कोई प्राइवेट ट्रेड कि भाई अपना एक अलग से भाई 500 किलो कुछ ले लिया, फिर कुछ भी एक्सवाइज अपना एग्जाम्पल लेके चल सकते हो आप लोग। तो ये प्राइवेट ट्रेड भी कर देते थे कि भाई कहीं से कुछ खरीदा और जाके सीधा यूरोप में डायरेक्टली बेच दिया, और कंपनी को उसमें कुछ भी नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या करा, इस वाले एक्ट ने कंपनी का जो मतलब जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, जो भी सर्वेंट्स थे, और बेसिकली उस टाइम करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा था, तो प्राइवेट ट्रेड के लिए इसने प्रोहिबिट करा कि भाई आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते अगर कंपनी में काम करते हो तो ये सब बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए रूल थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे। फिर इनको प्रोहिबिट करा ब्राइब लेने से भी कि भाई आप ब्राइब नहीं ले सकते, अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो आप ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो आप ब्राइब भी नहीं ले सकते। फिर इसकी बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है, सॉरी, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें वो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, वो किसको रिपोर्ट करेगा, आप सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। कौन से मैटर्स, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको रिपोर्ट करेगा, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स किसको रिपोर्ट करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई है क्या ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी जो थी कहाँ पे बनी थी हमारी, ब्रिटेन में बनी थी। तो ब्रिटेन में डिफरेंट ट्रेडर्स आए, इन्वेस्टर्स आए। तो जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल भाई अदानी कंपनी है,
तो अदानी कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अदानी में मिस्टर अदानी हैं, उनके सन वन भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स होंगे, चीफ ऑफ ऑपरेशन होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी थी, वो थी हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें इन्वेस्टर्स थे, बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स थे, जिन्होंने पैसा लगाया था इस कंपनी में, जो बेसिकली इस कंपनी को कंट्रोल करते थे कि कौन-कौन वहाँ पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पे इंडिया में काम करने आएगा, वो सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते थे। तो अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, अब उसको जो भी इंडिया में जो भी फंक्शंस ये कर रहे थे, रेवेन्यू रिलेटेड, सिविल मैटर्स रिलेटेड या फिर मिलिट्री रिलेटेड, तो इनको रिपोर्ट करना था। किसको रिपोर्ट करना था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था। तो देख रहे हो, अब धीरे धीरे आप देखोगे कि शिकंजा कसते जाएंगे ये लोग, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। उससे पहले बिल्कुल खुलेआम जो इन्हें करना था, करप्शन चल रहा था। और सच बात ये, इवन बैंकरप्ट भी होने वाली थी कंपनी, या फिर बहुत ही इनके फाइनेंसेस बहुत खराब थे इस कंपनी के। जब आप देख पढ़ोगे ना इसके बारे में, बहुत अच्छा खासा ट्रेड कर रही थी कंपनी, मतलब हमारे देश को बिल्कुल लूट के चले गए थे। लेकिन फाइनेंशियली अगर इनकी अकाउंटिंग जो भी उस टाइम रिपोर्ट रिपोर्ट बनती है कि बहुत बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे, मतलब लॉसेस में थे। रेवेन्यू काफी अच्छा है लेकिन लॉसेस में स्टिल। तो इसलिए फिर ये धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन पे क्या लगाया, एक मतलब एक्ट्स के द्वारा अपनी पावर बढ़ाते गए या फिर इंटरफेरेंस बढ़ाते गए। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने यहाँ पे खत्म करते हैं।